अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आए हैं सजीला निसाई के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस नंबर 10 के साथ। तो किस को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किस की जानिब। वह फ़ौरन इस जानिब बढ़ा और दरख्त के पीछे देखा, लेकिन दरख्त के पीछे का मंजर देखते फ़ोन इसके हाथ से गिरते गिरते बचा था। सामने यशमल ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी पड़ी थी। इसने होश में आते फ़ौरन आगे बढ़ते इसका रुख सीधा किया, लेकिन इसके वजूद से उठती शराब के महकने से ठटकने पर मजबूर कर दिया। यशमल, यशमल! सकन इसका चेहरा थपथपाते से पुकारने लगा। यशमल, आंखें खोलो यशमल! सकन इसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते दोबारा से इसका चेहरा थपथपाया और फिर इसके हाथ की नब्ज़ चेक की थी, जो मामूल के मुताबिक काफ़ी कम स्पीड से चल रही थी। सकन ने फ़ौरन से यशमल को नीचे से अपनी बाहों में उठाया और पलटा था। दरख्त के साथ मौजूद 3 शराब की बोतलें देखते इसे ढेरों गुस्से ने आन घेरा था, लेकिन फिलवक्त इसकी हालत के पेश नज़र वो खामोशी से अपनी गाड़ी में बिठाए सीट बेल्ट बांधे तेज़ी से दूसरी जानिब आया और ड्राइविंग सीट संभाली थी। गाड़ी स्टार्ट करते इसने एक नज़र अपने साथ वाली सीट पर मौजूद बेहोश यशमल पर डाली, जिसका सर हल्का सा साइड को ढलका हुआ था। शराबन कहीं की! सकर इसे देखता खुद से बड़बड़ाया और गाड़ी फुल स्पीड से गाड़ी भगाते इसके घर पहुंचा था और गाड़ी से निकलता यशमल की साइड पर आता इसकी साइड का दरवाज़ा खोलते इसकी सीट बेल्ट खोली थी। फिर आगे बढ़ते इसे गोद में उठाना चाहा, लेकिन रुक गया। इसे यूं उठाकर सब गार्ड्स के सामने ले जाना अच्छा न लगा। कैसी है मेरी बेटी? मुईज साहब जो गाड़ी की आवाज़ सुनते बाहर आई थी कि हड़बड़ाते हुए इससे पूछने लगे, जबकि वो अजीब सी कश्मकश में था। मुईज साहब की आवाज़ पर पलटा था। कसरत से शराब पीने के बायस बेहोश है, इसने मुख्तसर सा बताया। तो प्लीज़ तुम इसे उठाकर इसके रूम में ले जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुईज साहब ने धुंधलाई आंखों से फ़ोन निकालते सकर से कहा। सकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुईज साहब की हालत देख के होंठ भींचे थे और गाड़ी से यशमल को उठाया इसके कमरे में ले जाते इसे आराम से बेड पर लेटाया था और इसके पैरों को हील से आज़ाद करते पेट तक इस पर कंबल ओढ़ा था और फिर आगे बढ़ते बेड पर इसके करीब बैठे इसके चेहरे से बाल हटाए थे, लेकिन इसके वजूद से उठती शराब की घटिया महक ने इसके अंदर तक बेजारियत भर दी। वो फ़ौरन से इसके पास से उठा था और दूर खड़ा इसके हसीन चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था। वो बिना पलक झपके इसे देख रहा था। इसे इस पर से नज़र हटाना बेहद मुश्किल काम लग रहा था। वो बेखुदी के आलम में नज़रों से इसके चेहरे के हर नक्श को छूते कदम इसकी जानिब बढ़ा गया और वापस बेड पर बैठते इसे करीब से देखने लगा। तुम किसी की भी ख्वाहिश, किसी की भी चाह, किसी की भी मोहब्बत हो सकती है, शायद मेरी भी, लेकिन मैं किसी और के साथ ख़यानत नहीं कर सकता। मेरे खून में वादा वफ़ा करना है। अगर मैं इसका ना होता तो खुदा की कसम तुम्हारा होता। वो उंगली के पूरे से इसकी गाल छूते बोला। दिल ने बेतहाशा इसे हाथों की बजाय लबों से छूने की ख्वाहिश की थी, लेकिन बाहर से आती आवाज़ों को सुनते वो फ़ौरन इसके पास से उठा था और बेड से थोड़ा फासले पर खड़ा हुआ। इतने में मुईज साहब के साथ डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ था। फीमेल डॉक्टर की बजाय मेल डॉक्टर देखते हुए महज होंठ भींच कर रह गया था। डॉक्टर ने बुखार देखने के लिए इसकी कलाई थामी तो उसका छूना सकल की बर्दाश्त से बाहर हुआ था। इसने चेहरा फेरे आंखों को सख्ती से मींचा और वापस बेड की जानिब देखा। डॉक्टर ने जैसे ही इसके माथे को हाथ की पूँछ से छुआ तो वहीं सकल का सब्र ख़त्म हुआ था, और जहाँ सकल ज़ोहार मुस्तफ़ा का सब्र ख़त्म हो जाए वहाँ इससे किसी अच्छे की हरगिज़ उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इसलिए खुद को किसी गलत कदम से बाज रखने के लिए वो फ़ौरन रूम से निकला था और रूम से ही नहीं बल्कि घर से ही निकल गया था। अब इसका इरादा अपने घर जाने का था और सिगरेट सुलगाए इसको लबों में दबाए घर का हाल बेहाल करना था। अमाइल शाम के वक्त घर पहुंची तो घर में छाई खामोशी पर इसके होंठ बेख्तियार मुस्कुराए थे। वो लबों को दांतों में दबाए अपने कमरे में दाखिल हुई तो तोक्का के ऐन मुताबिक मार्क सर थामे इसके बेड पर बैठा था। इसने तासुरात नॉर्मल किए, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किए, कंधे पर लटकाया बैग मार्क के पास रखा और मार्क को देखा जो इसे घूर रहा था। इसके घूरने पर अमाइल ने एक आंख का कोना दबाया तो इसने मजीद करे तेवरों से इसे घूरा था। पार्टनर, भूख लगी है बहुत, कुछ बनाया नहीं? अमाइल पेट पर हाथ रखे मार्क के कड़े तेवरों को नज़रअंदाज किए बोले। क्यों, जहाँ से आई हो वहाँ से खाकर नहीं आई क्या? मार्क ने चबाते हुए इससे कहा, जिस पर इसने निचला लब दांतों में दबाए सर नफ़ी में हिलाया तो इसने अपने बालों को जोर से नोचा था। मैंने मना किया था ना? मार्क ने खड़े होते बेहद संजीदगी से पूछा, जिस पर इसने पलके चपकते मासूमियत से सर इस बात में हिलाया। तो क्यों गई, वो भी मेरे घर की खिड़की तोड़कर? इतना भी अमीर ज़्यादा नहीं हूँ मैं, वो आखिर में बेचारगी से बोला। क्या करूँ, जो कीड़ा है ना मेरे अंदर, इसने सुकून नहीं लेने दिया तो निकल गई इस दरवाजे से। वो शरारती अंदाज में बोलती आखिर में अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियां फोल्ड किए अंगूठे से खिड़की की जानिब इशारा करती इसे मजीद तप चढ़ा गई थी। वो अपनी कमर पर दोनों हाथ टिकाए संगीन तासुरात चेहरे पर सजाए इसे देखने लगा, जो इस वक्त बिल्कुल मासूमियत से इसे देख रही थी। या अल्लाह, कौन से गुनाह की सज़ा है, बता दे। मार्क दोनों हाथ ऊपर उठाए दुहाई देते बोला तो मुस्कुराई थी और कदम इसकी जानिब बढ़ाते इसके कान के करीब झुकी। साद मलिक और इनकी बीवी दुआ साद के गुनाहों की सज़ा।
उसके कान में सरगोशाना अंदाज में बोलती से साकत कर गई थी, जबकि वो एक तमस्कराना निगाह इसकी साकत वजूद पर डालती शीशे के सामने जा खड़ी हुई थी। ये दोनों कौन हैं? होश में आते इसने पीछे पलटकर संजीदगी से पूछा, जिस पे इसने कंधे उचकाए थे। मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो ये दोनों कौन हैं। तो फिर तुम ये भी जानते हो कि मैं बताना नहीं चाहती। तो मत पूछो, झूठ मैं बोलती नहीं, सच बता नहीं सकती। इसने शीशे से ही इसका अक्स देखते कहा, जिस पर वह गहरा सांस भर कर रह गया। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तुम अपना बदला पूरा करो और मैं अपना बदला पूरा करूंगा। तुमसे अब कुछ नहीं पूछूंगा और ना ही तुम मेरे मामलात में दखलंदाजी करना। वह संजीदगी से बोलता खफ की भरी निगाह इस पर डाले दरवाजे की जाने पलटा। खाना भी नहीं मिलेगा क्या? अमाइल के यूं इसकी बात नज़रअंदाज करने पर इसे ढेर गुस्सा आया, लेकिन महज होंठ बेंच गया, क्योंकि वो जानता तो वैसी ही थी, जिद्दी, बेहद जिद्दी और इंतहा की जिद्दी। जरूर सिर्फ खुद की बात मानने वाली, और कभी कभार तो खुद की बात भी रद्द कर देती। किचन में मौजूद है, खा लो। वो इतना बोलता रुका नहीं था, जबकि पीछे इसने लापरवाह से कंधे उचकाए और वापस अपने बालों को संवारने लगी। रेहान मगरिब की नमाज अदा करता घर में दाखिल हुआ तो लॉन्च से आती आवाज़ों पर रुख लॉन्च की जानिब किया। लॉन्च में दाखिल हुआ तो बादल भी सर से टोपी उतारता सोफे पर बैठा था। तू कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ के आया है? रेहान ने भी सर से टोपी उतारते इसके साथ बैठते पूछा। वहीं जहाँ तूने पढ़ी है, तेरे पीछे ही था। मैं ज़रा जल्दी निकल आया, तुझे टाइम लगना था, और तेरी दुआ में तुझे डिस्टर्ब करना भी ज़रूरी न समझा। बादल ने आखिरी बात आहिस्ता आवाज़ में कही, जिसका मतलब समझते इसने नज़रें चुराई थी। अब मैं समझा तू हमेशा मस्जिद में कोने वाली जगह का इंतखाब क्यों करता है, और इतनी शिद्दत से क्या मांगता है कि तेरे हाथ तक गीले हो जाते हैं। बादल ने रेहान का चेहरा भगोर देखते कहा तो रेहान ने सामने सबको देखा जो अपनी अपनी बातों में मगन थे। किसी का इन पर ध्यान न था। फिर वापस इसने बादल को देखा। तू जानता नहीं बादल, मैं इनसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, मैं इन्हें किस कदर शिद्दत से रोकर मांगता हूँ। यकीन कर, जब से इनसे मोहब्बत हुई है मैंने सिर्फ इनको अपनी जोजा बनाने की दुआ मांगी है। वो नम आंखों लिए किसी छोटे बच्चे की मानद इससे बोल रहा था। मैं नहीं जानता था तू इतना चाहता है इन्हें, बादल ने इसकी नम आंखें देखते कहा। बस इतना जान ले, मेरे हाथ जब भी उठे हैं ना, मेरे लिए नहीं उठे। मेरी दुआओं में मेरा जिक्र तक नहीं है, सिर्फ वही है, सिर्फ वही इनका जिक्र। बस इनकी गुफ्तगू, इनकी बातें हैं। वो बेबसी इतना बोलकर चेहरा झुका गए थे, यकीन वो खुद को रोने से बात रखना चाहता था। बादल ने अपने भाई के झुके सर को देखा। क्या कोई इतना दीवाना भी हो सकता था? किसी का इसने मजीद ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसका भाई अपना इख्तियार अपने आंसू पर खो दे। वो नहीं चाहता था कि इनके घर में किसी को भी इल्म होता। एक बात बताऊं, किसी को बताएगा तो नहीं, वादा कर। कुछ तवक्कुफ के बाद रेहान ने सर उठाए बादल से कहा, जिसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बताऊंगा, बता क्या बात है। वो मिली थी आज, इसने इसे नजरें चुराए कहा। क्या सच में? बादल एकदम से सोफे से उछलता इसकी जानिब मुड़ा था, जबकि इसकी इस कदर बुलंद आवाज़ पर जहाँ सब अपनी बातें छोड़े इसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे, वही रेहान ने खफकी से इसे देखा तो वो गड़बड़ाया था। क्या हुआ तुम दोनों को? जुहान ने मशकूक नज़रों से इन्हें देखा। बता अब, रेहान ने बादल को कूनी मारते आहिस्ता आवाज़ में खफगी से बादल को देखते कहा। वो बाबा, हम पेपर्स की बात कर रहे थे। बादल ने गड़बड़ाकर बोलते साथ रेहान को भी नीचे से पैर मारा था। हाँ डैड, पेपर्स की बात। इसने भी अपने भाई की तायीद की। हाँ क्या होता है रेहान? हाँ जी होता है, डैड हैं, बड़े हैं तुम्हारे, तमीज़ वाले अल्फाज यूज़ किया करो। तबीर के यूँ टोकने पर इसने मुंह बनाया था। जी ठीक है मोम जी, रेहान ने जी पर खासा जोर देते कहा तो वो घूरती हुई दोबारा अपना काम करने लगी, जबकि रेहान ने अब घूर कर अपने भाई को देखा जो मुस्कुराहट दबा रहा था। हाँ तो तू किससे मिला? अमाइल की बात कर रहा है, इनसे मिला? बादल की आहिस्ता आवाज़ में पूछने पर इसने सर को इस बात में हरकत दी थी। कब, कैसे? इसके यूँ हैरतज़दा पूछने पर इसने मुख्तसर सा बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसने इनके खिलाफ क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या जहर इसके दिल में भरा है। वो मरकर भी कुछ बुरा इनके खिलाफ नहीं कह सकता था। इन्हें घर ले आता। बादल की आवाज़ पे इसने ठंडी आ भरी। इंशाल्लाह वो एक दिन ज़रूर आएंगी मेरी ज़ौजा बनकर। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, जैसे इसे बड़ी उम्मीद हो। उम्मीद होती भी कैसे ना, आखिर इसने उम्मीदें इससे लगाई थी जो किसी को खाली हाथ, किसी को तनहा नहीं छोड़ता, और अब इसके आंसू को कैसे ज़ाया कर देता जो किसी नाजायज़ चीज़ के लिए न थे। इससे पहले बादल कुछ कहता, रेहान का फ़ोन बजा था, जिस पर मुर्तज़ा की कॉल थी। मुझे हमारे ये स्कूल फेलो दोस्त जो तुम्हारे साथ ज़्यादा ही चिपकता है, ज़हर से लगता है। बादल की बात पर रेहान हंसा था। इतना भी अच्छा दोस्त नहीं है, बस स्कूल लाइफ से है, घर आना जाना है तो साथ है, वरना बेस्ट फ्रेंड तो तू ही है। रेहान इसके बाल खींचता फ़ोन पे करता लॉन से निकला था, जबकि बादल ने भरपूर अंगड़ाई ली और फिर सामने टेबल पर पड़ी किताबें नोट्स देखने लगा, जिनके हर पेज के शुरू में बड़े बड़े हरूफ में मशल लिखा हुआ था। इसने फ़ौरन ज़ुहान और तबीर की बात याद आई। बादल, आपको कुछ समझ आए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। वो लॉन्च में दाखिल होते चाय का मग टेबल पर रखती इससे बोली तो इसने बेखता इसके नोट से सर उठाया इसको देखा, जो अब टेबल पर झुकी अपने नोट्स और किताबें समेट रही थी। साथ में चेहरे पर आने वाले बाल बार बार कान के पीछे भी करती इसे अच्छी लगी थी।
اس نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، دیکھنا تو دور کی بات، سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ پہلی بار تھا جو وہ فرصت سے اس کی ہر حرکت نوٹ کرتا، اس کا مکمل جائزہ لے رہا تھا۔ یہ صاف اثر اس کے ذہان اور تعبیر کے بات کرنے کے بعد کا تھا۔ وہ کتابیں اٹھاتی، ایک نوٹ واپس ٹیبل پر رکھتی، باقی دروازے کے ساتھ موجود ٹیبل پر رکھی تھی۔ سچ میں بابا امی کی چوائس بری نہیں، سوچا جا سکتا ہے کافی اچھے لگیں گے ہم ساتھ۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا مسکرایا تھا، پھر اپنی حرکت پر فوراً سیدھا ہوا اور سامنے سب کو دیکھا جن کا دھیان اس کی بے اختیاری پر نہ تھا۔ سمجھا دیں گے نا؟ مشعل چائے کا مگ ٹیبل سے اٹھائے اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ اس کے یوں پاس بیٹھنے پر دل دوروں سے ڈھڑکا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے ساتھ بیٹھتی تھی لیکن تب ایسا کبھی فیل نہ ہوا تھا، یا شاید تب ایسی کوئی بات بھی نہ تھی۔ اب دل کے معاملات بدل رہے تھے اور اس کے دل کی حالت کا سارا قصور اس کے ماں باپ کا تھا، پر یہ قصور اسے سزا نہیں بلکہ انعام کا حقدار لگا تھا۔ کیا کیا سمجھنا ہے تمہیں؟ وہ اس کے فزکس کے نوٹس اٹھائے بولا۔ سب ہی کچھ نہیں آتا مجھے، وہ افسردگی سے بولی تھی۔ نالائق، بازل دھیمے سے ہنسا تھا۔ اب اتنی بھی نہیں ہوں، مشعل نے منہ بنائے کہا۔ اسے خود کو نالائق کہنا ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ جتنی بھی ہو تھوڑی تھوڑی قبول لگ رہی ہو، بازل منہ میں بڑبڑایا تھا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ مشعل نے چائے کا مگ لبوں سے ہٹائے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں کہا ہے، سمجھا دوں گا، جب بھی جس وقت بھی جو بھی سمجھنا ہو روم میں آ جانا، یا مجھے ایک میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ پکا؟ وہ خوش ہوتے بولی تھی۔ ہاں پکا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے کہا، جو کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ پارس نے کتنی بار سے کوئی سر رکھنے کو کہا تھا، لیکن وہ سدا کی ڈرپوک کو ہر بار انکار کر دیتی۔ وہ پڑھتی کافی اچھا تھی، لیکن گائیڈ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی تھی، پر وہ کسی سے بھی ٹیوشن نہیں لینا چاہتی تھی۔ خڑوس اتنے اچھے کب سے ہو گئے؟ مشعل منہ میں بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ بازل نے بخوبی سنی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، سوہان کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بازل، سکر سے کوئی رابطہ ہوا؟ سوہان کی بات پر اس کے تاثرات فوراً خڑوس مطلب سنجیدہ ہوئے تھے۔ عرصہ ہوا میں نے ان سے رابطہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی بات پر سوہان نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کے ماتھے پر خاصے بل پڑ چکے تھے۔ بھائی ہے بیٹا وہ، وجدان نے اسے ٹوکا تھا۔ بڑے ابا ہم بھی کچھ لگتے ہیں ان کے، پر آپ کے سامنے ہیں، انہیں یہ احساس ہے ہمارا۔ بازل کے دل جیسے سکر کی جانب سے محبت مکمل بھرا ہوا تھا۔ وہ خفا ہے اس لیے ایسے کر رہا ہے۔ اب کے ساتھ نے سمجھانا چاہا تھا، وہ بھائیوں کے درمیان یوں دوریاں اور ناراضگیاں کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ پر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم دونوں بھائیوں کو کیا قصور ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں انہیں، پر خیر کچھ بھی کہہ لیں، آپ لوگ صرف اسی کی سائڈ لیتے ہیں۔ اگر اسی کی سائڈ لینی ہوتی ہے تو ہم سے اس کا ذکر مت کیا کریں۔ بازل غصے سے بولتا وہاں سے اٹھتا، سب کی آوازوں کو اگنور کیے لاؤنج سے نکلا تھا۔ یہ ایک بہت غلط بات ہے بھائی، بازل کا یوں سکر سے بدظن ہونا۔ پارس نے افسوس سے اپنے بھائیوں کو کہا جو خود پریشان تھے۔ آپ بھی تو ہمیشہ سکر کی سائڈ لیتے ہیں، کبھی اس بچے کا بھی دل رکھ لیا کریں، وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، ان کا کیا قصور ہے؟ کم از کم وہ ان کا تو خیال کیا کرے۔ عالیہ آپ نے تبعیض کی آنکھیں نم دیکھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ قصور ہمارا ہے جو ہم نے پیدا کر کے انہیں تمام آسائشیں دی ہیں، سہولیات دی ہیں۔ زحان نے اپنی بیوی کی نم آنکھیں دیکھتے غصے سے کہا۔ یقیناً تبیر کی نم آنکھیں اس سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ او کم آن زحان، تو ایسا نہیں تھا، بات بات پر غصے والا، تو گرم ماحول میں ہنسی بکھیرنے والوں میں سے تھا۔ وجدان اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے کہا۔ یار میری بیوی کو کیوں رلاتے ہیں؟ غصہ انہیں ہوتا ہے، آنسو میرے بیوی کے بہاتے ہیں۔ زحان ہاتھ کی پوچھ سے تبیر کے آنسو صاف کرتے بولا تو پارس و وجدان نے سیٹی بجائی، ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ اس کے یوں سیٹی بجانے پر زحان نے اپنے پاس بیٹھے وجدان کے مکہ جڑا تھا تو سب دھیما سا ہنسے تھے۔ شازو صبح سے نظر نہیں آ رہا؟ علی آپ نے دعا سے پوچھا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ بس ہر طرف ایک ہی دکھ ہے۔ سعد نے پلیٹ میں سے کباب اٹھائے کہا تو سب خاموش ہوئے تھے اور پھر دوسری باتوں میں جڑ گئے تھے۔